नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की। सीट शेयरिंग को लेकर के अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। ऐसे में ये चर्चाएं की जा रही कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत देर हो जाए और जो एनडीए जो पहले से ही अपनी तैयारी कर रहा है, खासतौर से उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो लगातार बैठकों का दौर जारी है। उनके एनडीए गठबंधन के भीतर तस्वीर भी साफ है। पहले से ही तय हो गया है कि किस घटक दल को कितनी सीटें जानी, और वहां पर एक दूसरी तरीके से अगर देखा जाए तो वहां पर जो कुछ भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह यानी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जो तय कर दिया, या जो ऊपर की जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने जो भी तय कर दिया, उसमें कोई बहुत ज्यादा सवाल जवाब करने की या डिस्कशन की गुंजाइश नहीं रह जाती है। ऐसे में नवरात्र में इंतजार किया जा रहा था कि शायद समाजवादी पार्टी की तरफ से, जैसा कि खुद अखिलेश यादव ने भी जिक्र किया था, कि उनकी पहली सूची आ जाएगी, लेकिन नवरात्र गुजर गया, दशहरा भी गुजर गया, लेकिन अभी तक सूची नहीं आ पाई। पूरा जो ध्यान है समाजवादी पार्टी का वो इस वक्त मध्य प्रदेश और राजस्थान पर केंद्रित हो गया है। ऐसे में अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में किस तरीके का गठजोड़ होगा, अभी यही तस्वीर साफ नहीं हो पाई। ऐसे में सीट शेयरिंग की बात अभी बहुत दूर की कौड़ी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत देर हो जाए। आज इसी विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आपका सभी से परिचय करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एसएन सिंह साहब हमारे साथ इस चर्चा में भागीदारी कर रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर अणु प्रसाद, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। अणु प्रसाद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ तारिक खान साहब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो भी इस चर्चा में भागीदारी कर रहे हैं। आरएलडी से हमारे साथ आज अमन पांडे जी मौजूद हैं, और बहुजन समाज के चिंतक करमवीर आजाद जी भी हमारे साथ इस चर्चा में भागीदारी कर रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। आप इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम शुरुआत करेंगे तारिक खान साहब से, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। खान साहब, जैसा कि पहले से ही इस बात का अनुमान लगाया जा रहा था कि नवरात्र में समाजवादी पार्टी अपनी पहली सूची जारी कर देगी, जैसा कि खुद अखिलेश यादव ने भी जिक्र किया था जब वो मीडिया से बात कर रहे थे आज से करीब 20 दिन पहले। उन्होंने कहा था कि कम से कम जो 12 सीटें हैं उस पर वो उम्मीदवार, ऐसा अनुमान था कि 12 सीटों पर उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे, जिसमें से 6 सीटें तो शायद उनकी अपनी खुद की फैमिली की थी। लेकिन नवरात्र गुजर गया, दशहरा भी गुजर गया, और अभी तक सीट शेयरिंग पे कोई बात नहीं हो पाई। समाजवादी पार्टी की सूची भी नहीं आई। तो जो देर हो रही है, आपको लगता नहीं कि जो तस्वीर साफ नहीं हो पाई अभी तक, चीजें आप लोगों के भीतर तय नहीं हो पाई इंडिया गठबंधन में, आने वाले लोकसभा चुनाव में तैयारियों के लिए कहीं वक्त कम ना पड़ जाए? खान साहब। देखिए देखिए कमेटियां बना दी गई हैं। जावेद अली खान साहब समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं, और ये बात सही है कि अखिलेश यादव साहब ने ये कहा था कि वीआईपी सीट्स जो हैं, जिन पे बीजेपी के प्रमुख नेता लड़ते हैं, हम उन पे अपने कैंडिडेट जल्द से जल्द घोषित करेंगे, और नवरात्र की भी बात हुई थी। मगर थोड़ा सा डिले हुआ है इस चीज को। बहुत मुझे लगता है ज्यादा विलंब नहीं होगा, और बहुत ही जल्दी इस चीज पे फैसला समाजवादी पार्टी लेगी कि जो वीआईपी सीट्स हैं, जिन पे बीजेपी के बड़े नेता चुनाव लड़ते हैं, उन पे इंडिया गठबंधन का या समाजवादी पार्टी का, क्योंकि सीट शेयरिंग भी होनी है, उसके बाद हमें कुछ हद तक ये फैसला करना है कि कहाँ कौन लड़ेगा। स्थिति अभी अखिलेश यादव साहब ने क्लियर कर दी कि कांग्रेस पार्टी सीनियर लीडर से उनकी बात हो गई है। अब जो मामलात है, जो हुआ था, वो सब खत्म है। अब हम आगे की जो बात है उसको करेंगे कि कैसे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हो, और कैसे हम जल्द से जल्द चुनाव में जाएं। मीडिया के ही माध्यम से हमको ये पता लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ही कोई बहुत बड़ा निर्णय जनता के अंदर या जो पार्टियां हैं वो लेंगी। उसके बाद एक तरफ ये भी बात उठती है, जो आप कह रहे हैं वो भी जायज सवाल है, कि हमको टिकट और सीट शेयरिंग की बात जल्दी कर लेनी चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम उस चुनाव का, 5 राज्यों के चुनाव का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि लोकसभा के चुनाव की तैयारी के लिए वक्त ज्यादा चाहिए। उसका रिजल्ट जो भी आए, हमें उम्मीद है कि गठबंधन के फेवर में आएगा। मगर फिर भी हमें जल्द से जल्द सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तैयार कर लेना चाहिए। और समाजवादी पार्टी, मैं इस बात को आश्वस्त करता हूं कि बहुत जल्दी अपने द्वारा जिन सीटों की बात अखिलेश साहब ने की थी, वो नवरात्रि बीत गई है, उसके तुरंत ही बाद हमें पूरी उम्मीद है मुझे कि जो प्रत्याशी है वो घोषित कर दिए जाएंगे सीटों को। जी। डॉक्टर अनु प्रसाद जी, तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई कि क्या गठबंधन हो पाएगा आपका और समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश में।
कौन कौन से दल शामिल होंगे, सीट शेयरिंग तो भी बड़ी दूर की बात है, बड़ी गफलत सा माहौल है। देखिए, सबसे पहले सभी देश की जनता को मेरा नमस्कार और आप सभी लोग को विजयदशमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। देखिए, थैंक यू। इसमें कोई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की बात नहीं है, जैसा कि अभी सपा के प्रवक्ता जी ने कहा, हम भी इस बात से सहमत हैं और यही सच्चाई है कि इस समय जो 5 विधानसभाओं का जो चुनाव चल रहा है, इसमें सभी लोग व्यस्त हैं और कहीं न कहीं यही सबसे बड़ी वजह है कि इस तरीके के सीट के जो डिक्लेरेशन अभी नहीं हो रहे हैं, तो यही सबसे बड़ी वजह है कि इसमें थोड़ा डिले हो रहा है, मगर बहुत डिले नहीं होगा और गठबंधन की जो बात है, देखिए इसमें बहुत स्पष्ट है कि क्योंकि गठबंधन है तो लोकसभा की जितनी भी सीटें हैं ये बैठ के ही तय होगी कि कौन सी सीट पे कौन से पार्टी का प्रत्याशी उतरेगा और किसको समर्थन देना है। तो ये बहुत जल्द आप सबके सामने भी आएगा और डिले होने की जो वजह है वो आप सबके सामने भी है कि 5 विधानसभाओं में चुनाव चल रहा है तो सभी लोग अपना जितने भी पूरी टीम है वो उन 5 विधानसभाओं में काम कर रही है और यहाँ पर भी इस पे भी बहुत जल्द निर्णय आ जाएगा कि कौन से सीट पे कौन से इंडिया गठबंधन के कौन से प्रत्याशी उतरेंगे, ये बहुत जल्द आप सबके सामने होगा और इसमें कोई संशय की बात नहीं है कि इंडिया गठबंधन में कोई भी दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ बहुत साफ है, सब कुछ जनता के सामने है, शीर्ष नेतृत्व में आपस में बातचीत भी हो चुकी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एसएन सिंह साहब, आपको लग रहा है कि जैसा कि अणु प्रसाद जी कह रही हैं कि तस्वीर पूरी तरीके से साफ है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, गठबंधन आराम से हो जाएगा, लेकिन मौजूदा हालातों को देख के आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? देखिए मानस जी, ये बहुत निजी तौर पे वो सास बहू की तरह रगड़ा झगड़ा वाली चीज है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे चीजों में बहुत इंटरेस्ट नहीं लेती है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी होने के नाते आपने मुझे इनवाइट किया, इस नाते मैं एक जरूर चीज कहूंगा कि अच्छी बात है, देखिए मिलजुल के रहना चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव जो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, अगर कोई कहता है कि कौन अखिलेश तो जाहिर तौर पर राजनीतिक पार्टी होने के नाते हम भी सवाल पूछ सकते हैं और अखिलेश यादव से भी ऐसी बातें हो सकती हैं कि आप जानते हैं कि कौन चिरकुटिया नेता है, कौन नहीं नेता है। आप अखिलेश यादव जी ही स्वयं कहते हैं कि भाई अगर हम जानते कि ये राज्य स्तर पे जो चुनाव है उसमें गठबंधन नहीं होता तो मैं अपने लोगों को नहीं भेजता। मतलब ये जो कंफ्यूजन था और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी जो बयान आता है, ऐसा बयान नहीं आना चाहिए कि राहुल गांधी जी मंद बुद्धि के हैं, पता नहीं क्या क्या, ऐसे जो कुछ भी हो, बहुत निजी इनका मामला। मैं कह रहा हूँ इससे देश की जनता को, इससे प्रदेश की जनता को और भारतीय जनता पार्टी पे कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सब लोग जान रहे हैं ये गांठ वाला बंधन है। और मानस जी, गांठ वाला बंधन न बंध पा रहा है न खुल पा रहा है, क्योंकि पहले से ही गांठ वाला बंधन है। पहले भी सब लोग एक दूसरे को वो क्या बोलते हैं, चाकू छुरा लेकर खंजर सब चुनाव में भोगे हुए हैं। कभी सोनिया जी को जब प्रधानमंत्री बनने की बात थी तो भी समाजवादी पार्टी ने धोखा दिया। आप देखे होंगे अब टीएमसी की जो मुखिया हैं उनको राष्ट्रपति बनने की बात थी, तब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समाजवादी पार्टी ने छोड़ दिया। और एक सहयोगी इनके आम आदमी पार्टी है छत्तीसगढ़ में, उनका बयान आप सुने ही होंगे, 4-6 दिन पहले वो बयान देते हैं कि भाई जो एक भ्रष्टाचारी पार्टी है जो कांग्रेस है, उस मॉडल को हम हटा के दिल्ली के शिक्षा मॉडल को ले आएंगे। तो निश्चित तौर पे ये देश की जनता जान रही है, प्रदेश की जनता जान रही है कि मतलब छड़े तुष्टा छड़े रुष्टा छड़े रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े, मतलब खुद भी कह रहे हैं हुआ, सिर्फ हम लोकसभा के लिए हुए हैं, बाकी हम मंच पर चढ़कर मानस जी एक दूसरे को, आप बताइए जेडीयू अगर जाएगा प्रचार करने कांग्रेस के खिलाफ और वहां पे आप शब्दों का बाढ़ चलाएगा, वहां इनके करप्शन को बताएगा और वो फिर लोकसभा में जाएंगे तो प्रदेश और देश की जनता तो वही होगी मानस जी, वो तो सुनेगी, वो समझेगी इन बातों को। तो निश्चित तौर पे हम तो ये कहते हैं कि हमारे तारिक खान साहब को, हमारी बहन को, इन सभी पार्टियों को मिलजुल कर एक होकर रहना चाहिए ताकि देश और प्रदेश की जनता देखे। लेकिन होता क्या है मानस जी, जब आदमी की कुर्सी चली जाती है तो उसके बुद्धि में परिवर्तन आ जाता है और उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाता है। ये परिवर्तन बार बार दिखा रहा है, क्योंकि तय नहीं हो पा रहा है ना मानस जी कि वो संडे को कौन प्रधानमंत्री होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इस तरह से अगर महीनेवार भी बांटे तो कौन होगा, ये तय नहीं होने पाने की लड़ाई है। क्योंकि ये प्रदेश की जनता जान रही है मानस जी, देश की भी जनता जान रही है। और मैं तो कहूंगा कि हमने ये कहावत है, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, दाबे से ना दबे जानत सकल जान। जिसका भी जो कुछ भी रहता है उसको सारे लोग जानते हैं, वो समझते हैं कि भाई 400 पेज का रिकॉर्ड और रिपोर्ट लेकर लक्ष्मीनगर थाने में घूमने वाली आम आदमी पार्टी भी इसमें शामिल है कांग्रेस के खिलाफ, और कांग्रेस से ही निकली हुई भ्रष्टाचार पे आरोप लगाती हुई एनसीपी भी है, टीएमसी भी है, बहुत सारे लोग हैं।
तो मैं साधुवाद देता हूं कि अच्छे विचार रखिए, अच्छे व्यवहार रखिए, न कोई चिरकुटिया, न कोई छोटा, न कोई बड़ा, न कोई मंद बुद्धि, न छोटा बुद्धि। आप मिलजुल कर लड़िए। भारतीय जनता पार्टी तो आप वोट करेंगे नहीं मानस जी, भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी भी वोट नहीं करेगी और कांग्रेस भी नहीं वोट करेगी, हमको जनता वोट करेगी। और निश्चित तौर पे हम जनता के बीच में हैं। और आप देखेंगे जैसे 2014, 17, 19, 22 लगातार भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हो रही है, उसी तरह 2024 में भी और वर्तमान में जो विधानसभाओं के चुनाव चल रहे हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छी और बड़ी जीत। चलिए अमन पांडे जी, गांठ वाला बंधन आपने सुना सन सिंह साहब को, और कुछ गलत भी नहीं है, गांठ तो ऐसी पड़ी कि खुली नहीं रही है। मनोज जी, पिछली बार जब मैं आपके डिबेट पे आया था तो मैंने आपसे यही बोला था कि देखिए सब कुछ ठीक है, और उस दिन ही सब कुछ ठीक हो गया। आज भी इंडिया गठबंधन एक साथ है, कांग्रेस, सपा और आरएलडी, हमारा जो गठबंधन है वो साथ साथ है। रही बात सीट शेयरिंग की, तो मुझे लगता है ये बहुत अर्ली स्टेज है कि हम सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं। 5 राज्यों में महत्वपूर्ण चुनाव चल रहे हैं, सारे नेता वहां पर व्यस्त हैं। अमन जी आपको थोड़ा सा टोकना चाहूंगा बीच में। आप कह रहे हैं सब कुछ ठीक ठाक है, कल से लेकर के आज तक आपने कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का, खासतौर से माइनॉरिटी सेल की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट और सोशल मीडिया पे देखिए वो क्या लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आजम खान की लड़ाई अब कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। मुसलमानों से कह रहे हैं अजय राय जी कि मुसलमानों का असली घर कांग्रेस पार्टी है, वो उसमें वापस आ जाए। तो आपको नहीं लग रहा कि समाजवादी पार्टी ये बयान मैंने नहीं सुना कि वापस आ जाए वाला बयान मैंने नहीं सुना, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी ये बोल रही है कि आजम खान साहब से वो मिलना चाह रहे हैं, आजम खान साहब से की लड़ाई लड़ना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हम गठबंधन में, हम एक साथ हैं। आपको बताना चाहूंगा कि जब आजम खान जैसा पे पहले भी जब हमले हुए, इस तरह के सरकारी हमले हुए, तो हमारे माननीय जयंत चौधरी जी रामपुर जाके उनके घर पे उनसे मुलाकात करके आए थे। इसमें कोई मैं गलत चीज नहीं देखता हूँ। इसमें आजम खान साहब एक बड़े नेता है, उनका सम्मान है और उनसे हर दल चाहता है, जो भी दल लोकतंत्र पे विश्वास करता है उनके साथ खड़ा है। आज उनके साथ। लेकिन आजम खान साहब के जेल जाते ही अजय राय जी ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का हित अगर कहीं सुरक्षित है तो वो कांग्रेस पार्टी है। मैं मुसलमानों से अपील करता हूं कि वो अपने पुराने घर में वापस लौट आएं। आजम खान साहब की लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी। उनके कंटेस्ट में वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों का हित अगर कहीं सुरक्षित है तो वो कांग्रेस पार्टी। मैंने इसलिए आपसे कहा ये बयानों मायने होते मुझे नहीं होते। लेकिन आजम खान जी से मिलना या आजम खान जी के साथ खड़े रहना, ये हम सबका कर्तव्य, भारत के हर एक नागरिक का कर्तव्य। जो उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है वो बहुत गलत है, इसको मैं भी बहुत गलत मानता हूं। चलिए करमवीर आजाद साहब, एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी उसकी अगुवाई में एनडीए गठबंधन है। एक तरफ सीट शेयरिंग की बात तो दूर, आपसी गठबंधन भी होगा ये तय नहीं हो पा रहा, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की उन 14 सीटों पर लगातार रणनीति बना करके मैदान में भी उतर चुकी है, जो सीटें वो पिछली बार हार चुकी थी। यानी जो जीती सीटें थी उसको वो कॉन्फिडेंट है कि हम जीत जाएंगे। जो हार चुकी है उनको लेकर के मंथन शुरू हो गया। ये जो डिफरेंस है तैयारियों का, आपको लगता है नहीं कि ये घातक साबित हो सकता है परिप्रेक्ष्य में, खासतौर से तब जब 2014 के बाद से बीजेपी लगातार अजीब स्थिति में बनी हुई उत्तर प्रदेश में? मानस भाई देखिए, अभी हमारे एसएन सिंह भाई साहब जो है एक बात कह रहे थे गठबंधन। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, एसएन सिंह साहब की तरफ मत जाइए, सीधा सवाल, उसका सीधा जवाब चाहिए। करमवीर आजाद साहब, दो अलग अलग धड़े, एक तरफ इंडिया एक तरफ एनडीए। मैंने आपके सामने दोनों की तस्वीर रखी और ये ढकी छुपी बात नहीं। सुनील बंसल की अगुवाई में एक महीना मैं वो मानस भाई बात तो वही जा रही है, बात तो वही जा रही है। पहले बात तो पूरी सुन लीजिए। इनके यहाँ 36 घटक दलों के गठबंधन से एनडीए बना है। क्या इनके यहाँ विवाद नहीं होता है? आप याद करिए, वो ओम प्रकाश राजभर, जिस ओम प्रकाश राजभर का आज फिर से वापस वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने हैं, चाहे संजय सिंह चौहान हो, चाहे इनके जितने छोटे छोटे घटक दल हो, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हो। आप याद करिए, जब चुनाव आया था लोकसभा 2019 में, उसके पहले कितना विवाद था। और ऐसा नहीं है कि इनके यहाँ पे विवाद है नहीं, विवाद इनके यहाँ भी है। लेकिन अभी है क्या
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक जो है पूरी तरह से उसको ढक के रखती है। और इंडिया गठबंधन की बात है, आज समाजवादी पार्टी और चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरएलडी हो, चाहे 26 घटक दल में से कोई भी घटक दल हो, यहाँ पे लोकतांत्रिक तरीके से इनको बोलने की आजादी, सारे दल एक दूसरे के लिए बोल रहे हैं। इवन यहाँ तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को छोड़िए, प्रदेश अध्यक्ष भी अपना वक्तव्य रख रहे हैं। अजय राय की आप बात कर रहे हैं, अजय राय ये कहते हैं, अब उनके सुन तो लीजिए मानस भाई, का मतलब ये है कि आप किसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को आप चिरकुट कह दीजिए, आप कह दीजिए इनकी कोई हैसियत नहीं है, आप कह दीजिए ये धोखेबाज है, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र की ये नहीं, अब यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, और यही तो अभिव्यक्ति की आजादी। चिरकुट कह दिया तो क्या भाई, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अगर उन्होंने किसी गलत अपशब्द का प्रयोग किया, अगर उन्होंने उसमें आवेश में आकर के मान लीजिए चिरकुट ही कह लिया, अरे ये छोड़िए ना, एनडीए में कितनी बातें होती है। मैं ये नहीं समझता हूँ मानस भाई, मीडिया और हमारे मीडिया के बंधु इस बात को इतना हाईलाइट क्यों करते हैं? अगर उस चीज को अगर किसी ने एक शब्द कह दिया, उसको इतना हाईलाइट क्यों करते हैं? और उस बात को बिल्कुल भी नहीं छेड़ते जो भारतीय जनता पार्टी में। एक मुझे कहावत याद आ गई, एक मानस भाई, ओम प्रकाश जी ने भर-भर सुनिए, ओम प्रकाश जी ने भर-भर के गालियां दी बीजेपी को, और आपको याद होगा कि लगातार मीडिया में वो हेडलाइन बनती रही कि आज ओम प्रकाश राजभर नहीं करता, आज तो ऐसा नहीं है, दोनों ही पक्ष दिखाए जाते हैं। ये आप गलत कह रहे हैं, एनडीए का पक्ष नहीं दिखाते, एनडीए का विवाद नहीं दिखाया। अरे ओम प्रकाश राजभर जी जितना मीडिया में आके बोले, जितना फुटेज उन्होंने खाया है पिछले 2 साल में, शायद किसी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय नेता को भी इतना समय टीवी चैनलों में नहीं मिला होगा जितना ओम प्रकाश राजभर को मिला होगा। मिला ठीक है, क्योंकि वो तो एक तरह से मीडिया के लिए ये समझ लीजिए बेचने के साधन थे, इसलिए मीडिया ने किया। लेकिन आज क्या मतलब मीडिया अगर दिखाए तो मीडिया बेच रहा है, और ना दिखाए तो बायस्ड है, वो दिखाता नहीं, वो बीजेपी के हाथों बिका हुआ। बड़ा सीधा सा आसान सा आप लोगों के लिए हो गया कि कुछ भी हो ठीकरा मीडिया पे फोड़ दीजिए आप लोग। चलिए खैर, अनु प्रसाद जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। अनु प्रसाद जी, तस्वीर देखिए आपके सामने, और निश्चित तौर पर आप एक पॉलिटिकल फिगर है तो आप इससे अनभिज्ञ नहीं है। तो तैयारियों का डिफरेंस जो आप देख रही हैं, आपको लगता नहीं कि बहुत देर हो जाएगी, चीजें हाथ से निकल जाएंगी? आपको पहले से तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपकी स्थिति बहुत विकट है। आपके पास एक लोकसभा की सीट है, आपको 74 पर, माफ कीजिएगा 79 पर आपको तैयारी करनी है। ऐसे में अभी सीट शेयरिंग पे बात हो नहीं पाई। भारतीय जनता पार्टी हारी हुई सीटों को जीतने के लिए इतना जबरदस्त तरीके से मंथन कर रही है। कम से कम 1 दर्जन कैंपेन में आपको इसी समय गिना सकता हूं जो भारतीय जनता पार्टी उसके अलग अलग संगठन और संघ से जुड़े हुए अनुशासित संगठन लगातार कर रहे हैं। एक तरफ ग्राउंड जीरो पर काम हो रहा है हारी सीटों पर, एक तरफ बात भी नहीं हो पा रही है गठबंधन में कौन होगा कौन नहीं होगा। तो इस अंतर को कैसे इतनी जल्दी आप लोग बीट आउट कर पाएंगे, कैसे फाइट करेंगे आप? अनु जी आप अनम्यूट करिए अपनी। ठीक है जी जी मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैं तैयारी की अपनी बात बता दूं तो देखिए, सबसे पहले तो हमने ये स्पष्ट कहा है कि हम 80 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। अब कौन सा किसके खाते में जाएगा ये अभी बहुत हद तक इसका तस्वीर अभी जनता सबके सामने नहीं आया, मगर अंदरूनी तौर पे लोग इस पे चर्चाएं कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने 1 महीने के अंदर 12 जिलों से भी ज्यादा जगह पे अपना दौरा कर चुके हैं, और अभी भी लगातार उनके दौरे जगह जगह तक हर जगह चल रहे हैं। हमारी तैयारी जो है वो अभी भी जमीनी स्तर पे लोगों को दिख रही है, जनता को दिख रही है। हम लगातार इस समय दलित संवाद, गौरव संवाद
चौपालें कर रहे हैं, लोगों से जगह जगह बस्ती में रात्रि चौपाल चल रही है, तो हम अपनी तैयारियों में कहीं भी पीछे नहीं है, तैयारी लगातार चल रही है। और अब जहां तक रही सीटों की बात, इस पे भी बहुत हद तक चर्चाएं हो रही हैं और हो भी चुकी हैं, बस ये अभी आप सबके सामने आया नहीं है, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी वजह मैंने बता दी है कि जहां चुनाव चल रहा है अभी सबकी प्राथमिकता वही की है, और वहां के साथ साथ यहाँ की भी लड़ाई हम लोग जारी रखे हैं। बहुत जल्द आप लोग के सामने सीटों की तस्वीर सामने आ जाएगी, मगर तैयारियों में कांग्रेस या इंडिया गठबंधन अपने हिसाब से काम कर रही है। हर जगह गांव जनता के बीच में पहुंच रही है, अपने अपने जो भी उनकी आगे की उनकी सूची है उसको पहुंचा रहे कि हम क्या क्या काम करना चाह रहे हैं, क्या काम हम करेंगे अपने सारे नियमबद्ध तरीके से। आपकी आवाज चलेगी अनु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है अनु जी आवाज आ रही है मेरी? भाई जी, तो मेरा यही है कि तैयारियों में कांग्रेस पार्टी कहीं से भी पीछे नहीं है। बहुत हम लोग यहाँ पे हर तरीके से गांव की जनता के सामने हर तरीके से चौपाल भी कर रहे हैं, रात्रि चौपाल चल रही है, दलित संवाद, गौरव संवाद जो हम लोगों ने इस समय जो चलाया है चौपाल, वो भी चल रहा है, लोगों से संवाद भी चल रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय अजय राय जी लगातार दौरे पर हैं, अलग एक ही महीने के अंदर उन्होंने 12 जिलों से भी ज्यादा दौरे किए हैं। सारे जितने भी कार्यकर्ता है जमीनी स्तर पे अपने अपने भूमिका बहुत बखूबी निभा रहे हैं। अच्छा, एसएन सिंह साहब, आपको लगता है कि अजय राय जी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं बहुत तेज गति से वो दौड़ रहे हैं? आप देखिए कि लगातार इस दौरे, लगातार ज्वाइनिंग कराना, एक पार्टी में ढेर सारे प्रोग्राम दे दिए, खुद भी एक्टिव है। बहुत समय बाद आपने देखा कि कांग्रेस में कोई ऐसा अध्यक्ष आया जो टेबल पॉलिटिक्स से अलग निकल करके वो ग्राउंड लेवल पर पॉलिटिक्स कर रहा है। लेकिन इन सबके पीछे आपको कहीं एहसास होता है कि वो पहले अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, वो तमाम दूसरे अपने घटक दलों के जो वोट बैंक है उसमें से मारी, क्योंकि निश्चित तौर पर जो भी क्षेत्रीय दल बने वो कांग्रेस के वोट को ही काट करके उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया। आपको लग रहा है कि ये एक अजीब तरीके की कश्मकश, एक अजीब तरीके का युद्ध चल रहा है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बाकी जो घटक दल है उनके बीच में वोट बैंक को लेकर के? सीट शेयरिंग तो भी बात में होगा, हो सकता है कि शायद कांग्रेस इस योजना में हो, इस रणनीति के तहत काम कर रही है कि पहले हम बहुत सारे अपनी जो बड़े नेता उनको अपने में शामिल करा ले, संगठन को पूरा खड़ा कर ले, फिर बैठ के बार्गेन करें कि नहीं हमको 20 नहीं, हमको 30 सीटें चाहिए, हमको 40 सीटें चाहिए, 30 सीटें तो वो मांग ही रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि मुकाबला तो आपका भी होना उन्हीं से ही। सिंह साहब अनम्यूट कर लीजिए डिवाइस। सिंह साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है आपके डिवाइस में। आपके यहाँ से बंद किया गया है, आपके यहाँ से बंद किया गया है। जी ऐसा आपके एंड पे यहाँ से नहीं, आपके पास से बंद है। जी आप बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। आनंद जी, मेरी एक तरह से अगर तो 2-3 जिससे आप और मेरे जितने मित्र बैठे हैं और जो भी सिंह साहब, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है। मैं चाहूंगा कि अगर आप किसी ऐसी लोकेशन पे हैं जहां पर नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू, तो आप थोड़ा सा आगे पीछे कहीं लोकेशन अपनी चेंज कर लें, क्योंकि आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है। चलिए तारिक खान साहब के पास करते हैं। तारिक खान साहब, जो हालात पैदा हुए हैं इस समय, देखिए वो किसी से ढके छुपे तो है नहीं, आप पॉलिटिकल तौर पर आप बयान कुछ भी दे, लेकिन अगर कांग्रेस लगातार इस बात के लिए प्रयास कर रही है कि वो एक एक करके तमाम जो अपने घटक दल है उनके, आपने देखा बड़े नेताओं को शामिल कराया जा रहा है। इमरान मसूद के लिए ज्वाइनिंग सपा के बाद बसपा में गए, वहां से वो आए, लेकिन अभी आपने देखा कोकब हबीब साहब के जो सुपुत्र थे उनको शामिल करवाया गया। इसके अलावा आपने देखा कि राष्ट्रीय लोकदल के भी तमाम नेता, समाजवादी पार्टी के भी तमाम नेता जो है वो उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन पकड़ लिया। अभी एक खबर ये भी आ रही है, हालांकि वो भी आप कुछ दिनों में आपके सामने आ जाएगी, बड़ी तादाद में
समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो मुस्लिम नेता जो अलग अलग जिलों में काम कर रहे हैं, शायद उतना बड़ा नाम ना हो, लेकिन उनके अपने उस सर्टेन इलाके में वोट बैंक है, वो प्रभावशाली लोग हैं, उनकी ज्वाइनिंग का प्रयास चल रहा है। तो ये जो आपस की जो आप लोगों की लड़ाई है, आपको लगता नहीं कि ये बहुत बड़ी बाधा है ये आपके इस गठबंधन के रास्ते में? क्योंकि पहले भी आप लोग मीडिया पे ठीक रहा फोड़ थे कि मीडिया लड़ाई लगवा रहा है और मीडिया में सारी खबरें आ रही, लेकिन आपने देखा वो तलखी खुलकर के सामने आ गई जब मध्य प्रदेश का चुनाव जैसी लिस्ट घोषित हुई। तो आपको लगता नहीं कि इस वक्त जरूरत है आप लोगों को बैठ करके बात करने की? लेकिन अगर बात नहीं हो पा रही तो कहने की पर्दे के पीछे से दोनों तरफ से कुछ खेल और चल रहा है। तारिक साहब, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कांग्रेस को भी अधिकार है अपने संगठन के विस्तार करने का, वो कर रही है और करें। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग ज्वाइन करें। पहली मीटिंग जब हमारे गठबंधन की हुई बिहार में, तब से एक बात मैं सुनता आ रहा हूं कि ये लोग साथ नहीं रह पाएंगे और हम आज साथ हैं। हाँ, कुछ विवाद हुए, विवाद तो सब जगह होते हैं। अभी विवाद बताऊंगा तो लोगों के कान खड़े हो जाएंगे, है ना? मध्य प्रदेश में कहां साथ है? नहीं, मध्य प्रदेश के लिए बात चल रही है। हो सकता है कि सोल्यूशन निकले। जब बड़े नेताओं से बात हुई है, उन्होंने कहा हो, और नहीं भी निकला तब भी अखिलेश साहब ने भी अपने नेताओं से कहा कि आप संयम रखें, बात हो रही है नेताओं से। और उस दिन से ये बात चल रही है कि ये साथ में नहीं रह पाएंगे। हम आज भी साथ में हैं। 24 के जितने भी लोग हम लोग पहली बार मीटिंग में किए थे और उसके बाद बढ़ते ही गए लोग, तो हम साथ में हैं। चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप रोज कहते रहिए कि ये लोग लड़ेंगे लड़ेंगे, आप कयास लगाते रहिए। कांग्रेस अपने संगठन का विस्तार करेगी, उसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? हो सकता है मुसलमान नेता ज्वाइन कर रहे हो कांग्रेस, तो कांग्रेस छोड़ के हो सकता है बहुत से नेता समाजवादी ज्वाइन कर रहे हो, ये भी तो हो सकता है। तारिक साहब, हम नहीं कह रहे हैं, प्लीज तारिक साहब, हम नहीं कह रहे हैं। ये अजय राय जी का स्टेटमेंट है, कहिए मैं आपको सुनवा दूं। मैंने सुना। अजय राय जी ने कहा, सुन लीजिए, अजय राय जी ने कहा कि मुसलमानों का असली घर कांग्रेस है। सन 1989 तक कांग्रेस के साथ मुसलमान थे। कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसमें मुसलमानों का हित सुरक्षित है। इसलिए मैं मुसलमानों से ये अपील करता हूं कि वो अपने पुराने घर में वापस लौट आए। उसके बाद उन्होंने वहां से आजम खान के समर्थन वाली बात जोड़ी। ये उनका रिकॉर्डेड बयान है, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि हिंदू मुसलमान, ये अजय राय जी का। मेरा जवाब तो ले लीजिए। मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी संजय सिंह के साथ है, तो मैं ठाकुरों से कह रहा हूं कि सारे ठाकुर समाजवादी में आ जाए। समाजवादी ये कह रही है कि सारे ठाकुर लोग भारत के समाजवादी के साथ आ जाए। इसका तात्पर्य ये निकाला जा सकता है, अगर कहीं पर अत्याचार हो रहा है तो विपक्षी पार्टियां साथ में खड़ी हैं। पूरा विपक्ष आजम खान साहब के साथ में खड़ा है, ठीक है। जो अजय राय साहब ने कहा कि मुसलमान, पहले तो सभी लोग फिर कांग्रेस को वोट देते थे, क्या दलित, क्या पंडित, क्या ठाकुर, क्या ब्राह्मण, क्या ओबीसी, कौन नहीं देता था कांग्रेस का वोट? क्या हम, क्या हमारे दादा, क्या आपके दादा, कौन नहीं देता था? इन्होंने ही देश को आजाद कराया, यही पहला चुनाव लड़े। तब भी जाकर जो पहली कैबिनेट बनी थी उसमें विपक्ष के लोगों को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, फलाने ढमाके, सबको मंत्री बनाया गया। तो ये बात ना करिए कि वोट कहां था। हाँ, जरा सा टाइम दीजिए, विवाद का बता दूं। जोरमथंगा, मिजोरम के मुख्यमंत्री, यहां पर थोड़ी सी तूतू-मैं हो गई तो बड़ा बवाल हो गया, झगड़ा हो गया, चिरकुट कह दिया, ये कह दिया। प्रधानमंत्री से कहा कि तुम्हारे साथ स्टेज शेयर नहीं करूंगा। ये इज्जत देना है प्रधानमंत्री को। स्टेज शेयर ना करना, प्रधानमंत्री को कहना, ये प्रधानमंत्री को इज्जत देना है। बड़ी कायदे से इज्जत दी प्रधानमंत्री को मिजोरम के चीफ मिनिस्टर ने। और क्यों कहा ये बात? क्योंकि वहां पर उन्होंने कहा जो ये इनके साथी हैं, मिजोरम नेशनल फ्रंट के अध्यक्ष हैं और मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं। क्योंकि वहां पर बीजेपी ने जब चर्च तोड़े जा रहे थे तो वो चुप थे। हम प्रधानमंत्री के साथ स्टेज शेयर नहीं कर सकते। 2 MP, 27 विधायक जाने वाले हैं। AIDMK के 62 विधायक थे, चले गए। ऑलमोस्ट 100 विधायक जाने वाले हैं या चले गए हैं, चर्चा नहीं हो रही। हमारा एक विधायक गया हो गठबंधन का तो नाम लीजिए, नेम देम। एक गया हो, नेम देम, गया हो। चुटपुट लड़ाई, चुटकी काट रहे हैं एक दूसरे के, ऑल राइट, कोई बात नहीं, हम आपस में तय कर लेंगे। ये इज्जत देना हुआ? कब प्रधानमंत्री से किसी एक मुख्यमंत्री ने कहा हो मुझे वो वक्त, लोग किताबें खोल लें इतिहास की, पन्ने पलट लें और मुझे बताएं कि किसी मुख्यमंत्री ने कहा हो कि मैं प्रधानमंत्री के साथ स्टेज पे नहीं जाऊंगा? इज्जत देना हुआ, बड़ी इज्जत मिल रही है। इस मामले को पैकेट में डालकर ठंडा कर दिया जाएगा। हमसे सवाल पूछिए, 250 सवाल पूछिए, मगर एसएन सिंह से भी पूछिए कि क्यों सतीश महाना
और कानपुर के एमपी झगड़ा कर रहे हैं कानपुर में, आपको पता है। मीटिंग बुलाई सतीश महाना ने, वहां के एमपी नहीं गए, 1.5 महीना पुरानी। जो जो खबर होती है उसको सवाल जरूर पूछे जाते हैं। आप दिखाते, मैं जानता हूं आप दिखाते, मैं आप पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं आप पे कतई सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं दर्शकों को बता रहा हूं कि विवाद से कोई छूटा नहीं है। डिप्टी सीएम मौर्य और नंदी मंच पे एक दूसरे लोगों का नाम नहीं लेते। इज्जत देना मंच पे, कोई भी अगर डिप्टी सीएम बैठा है, ये विवाद नहीं है, ये दोनों प्यार कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, झप्पियां ले रहे हैं एक दूसरे को, कह रहे हैं भैया हम लोग भाई भाई हैं। क्या इंटरनल विवाद नहीं होता है? जूते चप्पल तक विधायक एमपी ने मारे, इस पे चर्चा नहीं हुई, होनी चाहिए। बृजभूषण सिंह ने कह दिया कि योगी की अगर कार्रवाई बुलडोजर वाली होती है तो वो गलत है, वहां पर ये योगी का विरोध नहीं है। जो देवरिया में कांड हुआ, योगी का विरोध नहीं है, क्योंकि योगी तो बुलडोजर कई जगह चलाए। यहां सब ठीक है, यहां सब चंगा चल रहा है, और हम लोगों ने अगर जरा सा हुई, गलत हुआ, मैं मानता हूं इस चीज को, मैं जिम्मेदारी लेता हूं समाजवादी पार्टी की, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ, हमने सॉर्ट आउट तो कर लिया, हमने आपस में तय कर लिया। 100 विधायक छोड़ के जा चुके हैं, एक विधायक एनडीए गठबंधन का गया हो तो बताइए, वो 100 विधायकों की कोई हैसियत नहीं है। एक विधायक के वोटर जो होते हैं वो कहीं किसी विधानसभा में 1.5-2 लाख और 5 लाख तक जाते हैं, वो उनका प्रतिनिधित्व करता है। इन 100 लोगों की कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है, इनका कोई महत्व नहीं है राजनीति में। ये चले गए तो कोई बात नहीं, क्यों? क्योंकि मामला चल रहा है वन नेशन वन लीडर, दैट इज मोदी, दैट इज मोदी। तो कभी इंदिरा गांधी इंडिया हो जाती है, मगर 71 से की सीटें और उसके बाद 77 की सीटें जोड़ लीजिए, 200 सीटें कम हो गई थी, इसी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की ही। जनता ने आईना दिखा दिया था। एरोगेंस की राजनीति में कोई जगह नहीं। जो लोग झुक के आएंगे, सर झुकाकर अर्जी लगाएंगे जनता के सामने कि हम आपके सामने ये प्रपोजल लेके आए कि हम ये करने जा रहे हैं। और मैंने इंडिया गठबंधन से बार बार ये अपील की है कि जितनी जल्दी हो सके आप अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ आ जाइए, जो हमारा गठबंधन है। बीजेपी की बुराई कर कर चुनाव नहीं जीता जा सकता। एक बात है, यही तो मैं भी कह रहा हूं, मैं भी तो यही कह रहा हूं। कर्मी आजाद साहब, लगातार, मैं आपके चैनल पे नहीं आया, मैं अपने गठबंधन से लगातार ये मैं अखिलेश साहब से कह चुका हूं कि जब तक हमारी क्वालिटी क्या है ये जनता से कनेक्ट नहीं होगा, आप चुनाव नहीं जीत सकते। आप बीजेपी में लाख बुराइयां, आपके अंदर क्या अच्छाई है, क्यों वोट करें हम? क्या है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम? ठीक बात है, कर्मी आजाद जी से रिएक्शन लेते हैं। पीडीए, ये देखिए बराबर जो है वो पीडीए का जिक्र किया जा रहा है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से। वो कह भी चुके हैं कि वो किसी को नहीं जानते गठबंधन वगैरह को। हालांकि उन्होंने आवेश में कह दिया, भी ये नहीं कह रहा, उन्होंने सीरियसली ही कहा होगा। उस वक्त चूंकि माहौल भी काफी गर्म था, उन्होंने कहा कि हम पीडीए के संकल्प के साथ आगे बढ़ाएंगे। इंडिया पता नहीं हराएगा ना हरा पाए, लेकिन पीडीए जो है वो एनडीए को हराएगा। पीडीए को लेकर 10 संकल्प भी उन्होंने जारी कर दिए थे, जो हम सबकी जानकारी में है। अब सवाल ये है, जिस बात का जिक्र तारिक साहब कर रहे हैं, कि जब तक कोई एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके एक टेबल पे बैठ करके आप जनता के सामने नहीं प्रस्तुत करेंगे, तो जनता क्यों आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी? उसको भी तो कुछ विचार करने का समय चाहिए ना। तो आपको लग रहा नहीं रहा है कि ये कमी है जिसको तत्काल दूर किए जाने की जरूरत है? मानस भाई देखिए, अभी तारिक भाई बताए हैं जिस बात का ये जिक्र किए हैं, और जिस बात को आप कह रहे हैं पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, जो ये कोई आज की लड़ाई नहीं है, ये तो कॉपी किया हुआ है। माननीय अखिलेश जी ने इसको कॉपी किया है मान्यवर काशीराम जी से, जिन्होंने 15 और 85 का नारा दिया था। बकायदा एक पेन को आपने देखा होगा कि उसके ऊपर जो कैप थी वो रूल कर रही है किस तरीके से 15% को और 85% को अलग अलग किया था उन्होंने। तो सेम फार्मूले पर आज अखिलेश यादव जी जब कह रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं, वास्तव में जो पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक है, जिसकी बात आज भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, चाहे वो किसी माध्यम से, चाहे पसमानदा मुसलमान की बात ले लीजिए, चाहे वो दलित पिछड़ों की बात ले लीजिए, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो केवल बातों में कर रही है। वास्तविकता जो ग्राउंड पे है, मैं केवल मानस भाई आपके चैनल पे कई बार ये बात मैं कह चुका हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की 9 वर्ष की
कार्यकाल भारत सरकार का पूरा हो चुका है, इसमें जितनी योजनाएं आई हैं, एक मैं जितनी भी आई है, एक योजना, कोई एक ऐसी योजना बता दीजिए। देखिए, राशन वितरण को छोड़ करके मैं आपको बता रहा हूं, कोई ऐसी योजना हो जिसमें बहुत ईमानदारी बरती गई हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो आवास हो, वो ग्राउंड लेवल पे जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई गई हो। मुझे एक सिंगल ग्राम सभा बता दीजिए मानस भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं स्वयं उस गांव में जाकर के उसका सर्वे करूंगा और मैं आपको बता रहा हूं, बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, पूरे भारतवर्ष में इनकी जितनी योजना है, सारी योजनाओं में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, सारी योजनाओं में भ्रष्टाचार है। और कोई भी योजना, ये चाहे डीबीटी के माध्यम से, चाहे वो फंड ट्रांसफर की बात हो, चाहे जितने भी इनकी योजनाएं हैं, अगर उसकी समीक्षा कायदे से की जाए, मानस भाई मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, अगर कायदे, चूंकि मैं गांव के लेवल में जाकर के हमारा इंडियन सोशल जस्टिस मिशन हकीकत में बता रहा हूं, शिक्षा और चिकित्सा और रोजगार की बातें करता है, आज मूल सिद्धांतों से भूल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, वन नेशन वन टैक्स की बात करती है, किस समय वन नेशन वन मेडिकल और वन नेशन वन एजुकेशन की बात क्यों नहीं करती? क्योंकि ये विभेद पैदा करना चाहते हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है जो करबीर आजाद जी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरी मानस भाई, ये बड़ा मुद्दा नहीं है, ये बड़ा मुद्दा नहीं। देखिए, नेक नियत और स्पष्ट नीति दोनों का होना बहुत जरूरी है। देखिए करबीर आजाद साहब, ये इतना बड़ा मुद्दा है, ये वन नेशन वन एजुकेशन, जिस पर शायद किसी भी सरकार ने काम नहीं किया। उसके पीछे बहुत सारे लोगों के अपने हित हैं। और एक बात और भी है, कुछ एसोसिएशन इसको लेकर के लंबे समय तक संघर्ष भी करती रही। मैंने भी कई बार उनके साथ डिस्कशन किया। मेरी इच्छा है कि किसी अलग से मैं इस पर एक बहस रखूंगा। लेकिन ये पर्दे के पीछे की सच्चाई आप देखिए क्या है कि इस देश के जितने भी बड़े मेडिकल और एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन हैं, वो ज्यादातर या तो पॉलिटिकल लोगों के हैं या ब्यूरोक्रेट के हैं, जिसमें सभी सियासी दल शामिल हैं। और ये कड़वी सच्चाई है कि इसीलिए इनके खिलाफ कभी कोई आवाज उठती नहीं है, कभी कोई ठोस काम हो नहीं पाता है। आपको याद, उत्तर प्रदेश में भी एक फीस बिल आया था, एक बिल आया था, आपने देखा होगा पिछली सरकार में। ऐसा उसका माहौल उड़ाया गया, इतने उसके रास्ते स्कूल संचालकों ने निकाल लिए कि वो बेईमानी है। तो ये तो खैर बात करना, ये ऐसा इशू है ये मेडिकल और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, कि जिसकी अगर वास्तव में जांच हो जाए और वो चेहरे सामने आ जाए तो शायद इस देश की जनता हैरत में पड़ जाएगी, शायद कई दिन तक लोग सो ना पाए। चलिए खैर ये अलग मुद्दा है, इस पे करबीर आजाद जी किसी ने निश्चित तौर पर मैं डिबेट करूंगा इस पे। लेकिन अमन पांडे जी, आज चूंकि हम लोग इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, जो मौजूदा हालात, जो परिस्थितियां आप देख रहे हैं इस समय, आपको लगता नहीं कि यूपी सबसे बड़ा चैलेंज है? अगर यूपी में आप लूज करते हैं, जो कि लगातार आप लूज करते भी आ रहे हैं पिछले 10 सालों से, तो फिर आपका सपना अधूरा रह जाएगा दिल्ली तक पहुंचने का। मानस जी, आपने कहा यूपी हम लगातार लूज करते आ रहे हैं। 2019 की बात अगर मैं बताना चाहूंगा, किस तरीके से सरकार ने पुलवामा जो हमला हुआ था, दुखद हमला था, उसको वोट लेने के लिए यूज किया। और इन्हीं के गवर्नर सत्यपाल जी ने अभी कुछ दिन पहले भी बयान दिया, और आज फिर मैं उनका बयान सुन रहा था, राहुल गांधी जी आप बैठे हुए थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि जब उनको पता लगा इस चीज के बारे में, उन्होंने मोदी जी को कॉल किया, और मोदी जी उस टाइम पे कहीं शूटिंग में व्यस्त थे, और शाम को फिर उनकी बात आई, उन्होंने बड़ा इस पे आरोप लगाया मोदी जी के ऊपर। मोदी जी ने कहा उनको चुप रहो, इस पे कुछ मत बोलो। बीजेपी के लोग इस पे जवाब दे नहीं पा रहे। 2019 से 2023 आ गया, आपने पुलवामा पे वोट ले ली, पुलवामा के जो शहीद थे, इतना आरडीएक्स कहां से आए, उस पे क्या इंक्वायरी हुई? देखिए, ये तो मालूम, ये अमन जी, ये जो पॉलिटिकल आरोप है, आपको याद होगा मैं उस वक्त भी बड़ा एक्टिव जर्नलिज्म में था, हालांकि उस वक्त मैं प्रिंट मीडिया में था जब कारगिल का युद्ध हुआ। उस वक्त लोगों ने कहा, क्योंकि चुनाव थोड़ा सा पहले हो रहा था, लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो कारगिल युद्ध का फायदा मिल जाएगा बीजेपी को, सरकार कांग्रेस की आ गई थी। मानस जी, युद्ध का फायदा मिल जाएगा, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, 4 से लेकर के 14 तक। बीजेपी के नेताओं ने मंच से कहा था कि अपना जब वोट देने जाना तो पुलवामा हमला याद करके जाना। क्या इसको यूज करना नहीं कहते?
अगर इसको यूज करना नहीं कहते तो माफी चाहूंगा मैं, फिर उसको यूज करना कहते हैं। पुलवामा हमला को यूज किया गया। और आज बताइए, आप मेरे को बता दीजिए, बीजेपी की प्रवक्ता नहीं है यहाँ पर, क्या हुआ उस जांच इंक्वायरी का क्या हुआ? और उनके उस टाइप की मौजूदा गवर्नर बोल रहे हैं, कोई छोटा मोटा, मैं किसी पार्षद की किसी जिला पंचायत सदस्य की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उस टाइप की मौजूदा गवर्नर ने, सत्यपाल जी ने अभी उसको उजागर किया, उस पर कोई मीडिया डिबेट नहीं हो रही। हैरत की बात है, हैरत की बात है कि वो बोल रहे हैं कि उनको मोदी जी ने बोला, उनको अजीत डोभाल साहब ने बोला कि इस पे चुप रहो, हम इसको चुनाव के लिए यूज करेंगे। वो एक गवर्नर थे उस टाइम पे वहां पर। और अब की बात कर लें, इस आज की बात कर लें, आज यूपी के आप अगर प्रदेश देखें, मैं क्योंकि छात्र राजनीति से निकला हुआ नेता हूं, और आज देखिए मेरठ से लेकर के इलाहाबाद, गोंडा, गोरखपुर, बीएचयू, लखनऊ, हर जगह छात्र आंदोलन में बैठे हैं। बीजेपी के नेताओं को वहां पर फुर्सत नहीं है कि एक बार जाकर के उन छात्रों से पूछ ले कि क्या मामला है। मेरठ में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल स्कैम हुआ, वहां पर छात्र आंदोलित हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्रों का फर्जी निलंबन हुआ, वहां छात्र आंदोलित हैं। इलाहाबाद में एक दलित छात्र को वहां का चीफ डॉक्टर डंडे से मारता है, वहां छात्र आंदोलित हैं। गोंडा में यूनिवर्सिटी आई और फिर किसी एक कद्दावर नेता की वजह से वहां से गोंडा की यूनिवर्सिटी बलरामपुर चली गई, उसके लिए छात्र आंदोलित हैं। बीएचयू में हॉस्टल के आवंटन में ओबीसी रिजर्वेशन न मिल पाने की वजह से छात्र आंदोलित। बीजेपी के लोग कहां? मैं एक बार कांग्रेस से फास्ट फिर से चलता हूं, उसके बाद इस डिबेट को समाप्त करना चाहूंगा। लास्ट कमेंट में डॉक्टर अनु प्रसाद जी से चाहूंगा। अनु प्रसाद जी, स्थिति कांग्रेस की अभी भी स्पष्ट नहीं हो पा रही कि आप किस वोट बैंक को टारगेट करके चल रहे हैं। एक तरफ आप दलित गौरव सम्मान यात्रा भी निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ अजय राय जलसंघियों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तमाम दूसरे कैंपेन आपके बीच चल रहे हैं, लेकिन फिर वही बात है कि तस्वीर अभी भी साफ नहीं हो पा रही कि क्या आप अकेले मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं या वास्तव में आप सीरियस हैं उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर। देखिए, हम एक ही बात कहते हैं कि जब तक ये तय ना हो जाए कि कौन सा प्रत्याशी किस सीट से लड़ेगा, तब तक हमको तैयारी तो हर सीट पे करनी है, क्योंकि हमको जब प्रत्याशी उतर जाएगा तो उसके बाद तो हमें अपनी ही तैयारी के आधार पे उसका हमको साथ देना है। हम किस बिना पे जनता के बीच में जाएंगे कि हमने अभी तक क्या क्या काम किया। अब ऐसा तो नहीं है कि आज हम इंतजार करें कि प्रत्याशी उतर जाए, अगर वहां पे समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी उतर रहा, हम गठबंधन में है तो हम उसके साथ बस चलेंगे। हमें पूरी मजबूती के साथ लड़ना है, हमें संविधान बचाने के लिए लड़ना है। जो गठबंधन हुआ इंडिया गठबंधन का, उसका एक ही उद्देश्य है कि जो लगातार संविधान के ऊपर खतरा हो रहा है, जो लगातार कुठाराघात किया जा रहा है, जो लोकतंत्र की लगातार हत्या की जा रही है, युवाओं से उनका रोजगार छीना जा रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लोगों को, गरीब तबके को सही स्वास्थ्य मुहैया नहीं पहुंच पा रही है। अभी आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में कितनी बर्बरता के साथ कितनी दुखद घटनाएं घटी कि 24 घंटे के अंदर कितने लोगों की मौतें हो गई, उसमें से सबसे ज्यादा 16 तो नवजात शिशु थे जो कुपोषण के शिकार की वजह से मरे। तो ये जो बहुत गंभीर मुद्दे हैं, ये इंडिया की तैयारी जो है, हमारी लड़ाई इन मुद्दों पे है, ना कि हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी के गठबंधनीय कौन कौन से लोग हैं जिनके साथ उनका उतार चढ़ाव चल रहा है। देखिए, घर में अगर 4 लोग हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उसमें मतभेद होते हैं, मगर अगर बीजेपी को ये लग रहा है कि वो इन मतभेदों से अपना कुछ स्वार्थ साध सकती है, तो ये उनकी बहुत बड़ी चूक है। ये हर पड़ोसी को लगता है कि अगर घर में 4 भाई, अगर किसी में कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया तो हम उसका एक स्वार्थ साध ले, हम उस भाई को पकड़ के उस घर में हम घर का भेदी बना दे। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। जहां पे जब घर के ऊपर संकट आता है तो भले ही 4 लोगों में कितना भी मतभेद हो, वो इकट्ठा हो जाते हैं। और आज भारत के ऊपर जो संकट आया है वो बहुत बड़ा संकट है, आर्थिक संकट, वो बहुत बड़ा संकट है, बेरोजगारी का संकट, वो बहुत बड़ा संकट है, महिला सुरक्षा का संकट, लोगों को कुपोषण से हमको बचाना है, युवाओं को आत्महत्या करने से हमें रोकना है। तो ये जो संकट चल रहा है इस समय भारत के ऊपर, हमें इसकी लड़ाई लड़नी है और हम इसी तैयारियों के साथ हम लोग उतरे हैं। कौन सा प्रत्याशी किस सीट पे लड़ेगा ये तो तब जब तय होगा तब तय होगा, मगर अभी हमें जनता को जागरूक करना है। अब चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो,
चाहे आरएलडी हो, वो सभी लोग अपने अपने स्तर पे हर सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। जब कोई प्रत्याशी उतरेगा तो हम अपनी तैयारी का जो हम ताकत है वो ताकत हम उस प्रत्याशी के पीछे लगाएंगे। ये एक रणनीति के साथ इंडिया गठबंधन का हर पार्टी अपना अपना काम कर रहा है और बखूबी से कर रहा है, और इसका रिजल्ट 2024 में बहुत खूबसूरत रिजल्ट आएगा इंडिया गठबंधन के फेवर में। ये आप भी देखिएगा और ये जनता भी जान चुकी है कि जो बीजेपी है वो सिर्फ और सिर्फ जुमलों की सरकार है। उसने लगातार सिर्फ जुमला फेंका है और युवाओं को सिर्फ सपना दिखाया है, मगर जब उसे जमीनी स्तर पर उतारने की बारी आई, जब युवा अपना हक मांगने आया, तब युवाओं को लाठी पड़ी है। ये भी भारत की जनता जानती है। जब मानदेय की बात आती है, जब शिक्षा मित्र अपने मानदेय के लिए लखनऊ में आंदोलित होते हैं, अपना हक मांगते हैं, मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, तो उन्हीं शिक्षा मित्र महिलाओं के ऊपर लाठियां चलाई गई, गर्भवती महिला के ऊपर लाठियां चलाई गई। ये भी भारत की जनता जान चुकी है। तो ये जो बीजेपी का जो दोहरा चरित्र है, ये भारत की जनता बहुत बखूबी जान चुकी है। और इंडिया को ये सारी चीजों पे जो भी ये मुद्दे सबके एक है, तरीका भले ही अलग हो सकता है, मगर लड़ाई का जो लक्ष्य है वो सबका एक ही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अनु प्रसाद जी, आप हमारे साथ चर्चा में बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया करमवीर आजाद जी, तारिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम चर्चा कर रहे थे इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के, कहीं बहुत देर ना हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक गठबंधन की तस्वीर भी साफ नहीं हो पाई, ऐसे में सीट शेयरिंग अभी दूर की कौड़ी है। और दूसरी तरफ एनडीए का कुनबा लगातार अपनी तयशुदा रणनीति के तहत मैदान में उतरा हुआ है। आज इस चर्चा को यहीं पे विराम देना होगा। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।